क्योंकि इस वक्त पर निवेशक थोड़ा डरे हुए हैं। करीब सवा डेढ़ साल हो गया और पैसा नहीं बना है। तो ऐसे में मार्केट आउटलुक क्या है और आप इसे कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? वो मौके इसी वोलेटाइल टाइम्स में हमको मिलते हैं कि जहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें वोलेटिलिटी अपने दोस्त की जैसी लगती है। बट इन्वेस्टर्स को अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डरना नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर बात करें तो कैसा? So I think this is this Y2K टाइप ऑफ एंड फेज वेयर किसी को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था। मतलब वैसे मीन रिवर्जन स्मूथ यहाँ पे इक्विटी मार्केट्स में कुछ होता नहीं है, या तो पेंडुलम इस तरफ होता है या तो उस तरफ होता है। तो आपके फंड में क्या अलग रहने वाला है, क्या आपका स्टाइल होगा इसको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का? अगर वैसे नहीं हो तो लार्ज कैप भी शायद अच्छे से मैनेज नहीं हो। सो वी हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी स्मॉल कैप फंड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे गलतियाँ कम करो। मे बी यू डोंट चेस द अल्फा, बट एटलीस्ट आई थिंक लिवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक एट। तो आप इसे कैसे एड्रेस करती हैं कि अगर कोई पूछे कि द वेल्थ में स्मॉल कैप फंड तो नया फंड है, तो इसमें क्यों करना चाहिए? सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ मतलब टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ले रहे, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, बिकॉज फिल्ट्रेशन प्रोसेस गोज थ्रू 100 स्टॉक्स है। सो देयर विल बी सम स्टॉक्स विच आर मार्जिनली होल्डिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज मटपाल और मेरे साथ हैं आज एक बेहद खास मेहमान। हालांकि उनसे पहले मुलाकात आपकी मैंने कराई है, पर फिर से मौका मिला है। द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की CIO इक्विटी मिस अपर्णा शंकर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आपने फिर से हमें समय दिया। और मैडम का एक्सपीरियंस जो है फंड मैनेजमेंट का बहुत ही लंबा अनुभव है और इसलिए उनसे अभी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अब क्योंकि द वेल्थ कंपनी स्मॉल कैप फंड का NFO भी आ रहा है और हो सकता है कि जब तक वीडियो पब्लिश हो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हो, तो इस फंड को कैसे वो मैनेज करेंगी इस वक्त पर जब मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और उनकी फिलॉसफी, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होगा, इन सब बातों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो मैडम, आपसे भी बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है। पर पहले, क्योंकि इस वक्त पर निवेशक थोड़ा डरे हुए हैं। करीब सवा डेढ़ साल हो गया और पैसा नहीं बना है। हालांकि वैसे देखा जाए म्यूचुअल फंड में काफ़ी स्कीम ने एक साल का रिटर्न देखें तो रिटर्न्स अच्छे हुए भी हैं, पर उतार चढ़ाव काफ़ी रहा है। तो किसने कब इन्वेस्ट किया उस पर भी निर्भर करता है कि पैसा बना है कि नहीं बना है। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट की उठापटक कई कारण हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, दूसरा US में जो कुछ होता रहता है। तो ऐसे में मार्केट आउटलुक क्या है और आप इसे कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? पंकज जी, पहले तो आपका धन्यवाद। हम फिर से मिल रहे हैं और आपसे बात करने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें भी उभर के आती हैं। सो मुझे बहुत खुशी होती है आपसे बात करने में। देखिए, वोलेटिलिटी तो हम लोग जो इक्विटी मार्केट में हैं वो समझते हैं कि वोलेटिलिटी अपना दोस्त है। ये बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में हम जब मार्केटिंग कर रहे थे तभी भी हम लोगों को यही बता रहे थे कि फंड मैनेजर के लिए या फंड मैनेजमेंट के लिए वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मार्केट एक रुखा ही रहेगा तो शायद उसमें हमको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती नहीं है। जब ये मार्केट वोलेटाइल होता है, समझे कि मेरे रडार पे, मेरे वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक मैंने रखा है और वो स्टॉक मुझे जो प्राइस पे एंटर करना है वो ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में होता नहीं है, क्योंकि वो मौके मिलते नहीं है। वो मौके इसी वोलेटाइल टाइम्स में हमको मिलते हैं कि जहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हमारे वॉच लिस्ट पे में भी 6 महीने से भी पड़े हुए हैं, इसी टाइम पे हमको वो एंटर करने के लिए मौके देता है। और मार्केट की वोलेटिलिटी, इसलिए हमें वोलेटिलिटी अपने दोस्त की जैसी लगती है। दूसरी चीज़ है आउटलुक के बारे में। मुझे लगता है अगर सिर्फ स्मॉल कैप के बारे में बोला जाए तो ये स्मॉल कैप थोड़ा जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है
और जिनके पास लंबे समय तक इन्वेस्ट होके रहने का पेशेंस है, उसी तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इसकी ब्यूटी ये है कि एक तो अगर आप जीडीपी भी देखिए, अगर हम लोग बोल रहे हैं 2047 में हम लोग वी विल बी अराउंड 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी। सो वहाँ पे फेजेस होंगे। ऐसे नहीं है कि आज 3 साढ़े 3 से लेके एकदम झट से हम लोग 10 तक पहुँच जाएँगे। यहाँ पे 5-5 साल से फेजेस होंगे। 5 साल के फेजेस क्यों होंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान 5 साल का होता है। तो उस तरह से अगर हम देखे जाएँ, तो अगर ये अगले 5 साल में हम लोग 1.2, 1.3 भी ग्रोथ हो सकती है अगर अपनी जीडीपी में, तो ये जीडीपी की ग्रोथ कहाँ से आएगी? अगर आप जीडीपी को कंपोज़िशन देखोगे, तो 3 फैक्टर्स हैं, 3 हैं। जैसे प्राइमरी है एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी है सर्विसेज़। अभी पिछले 20-25 साल से आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज कमिंग डाउन एंड वेयर इज इट गोइंग? जीडीपी तो ग्रो हो रही है, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हो रहा है इन लाइन विद द जीडीपी, बट देन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेगमेंट्स आर ग्रोइंग मच बेटर। और यहाँ पे बहुत सारी यूनिक कंपनीज होती हैं, यहाँ पे निश बिजनेसेस होते हैं। मैं ये मेरा ये सोचना है कि अगर जीडीपी एक मतलब अभी से 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स हो रही है अगले 6-7 साल में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का जो सेगमेंट है वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे नए बिजनेसेस उभर के आएंगे और वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मतलब शुरू जब भी होती है तो एक छोटे से थोड़ी बड़ी होती है, फिर आगे बहुत बड़ी होती है। तो अगर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये जर्नी अगर और देन द मेगा कैप, ये अगर जर्नी होनी है तो कहीं तो वो स्मॉल कैप या मिड कैप से ही शुरू होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे नए बिजनेसेस, जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे आने वाले हैं। वो businesses are much better, maybe will be much better businesses to invest, so we have a larger universe। और उसी सोच से हमने सोचा कि अगर ये मतलब ये कैटेगरी के लिए हम लोग फंड अगर लॉन्च करते हैं, सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू एंड अ बिगर यूनिवर्स टू चूज स्टॉक्स फ्रॉम। सो ये एक पर्पस था। दूसरी ये चीज़ है कि अगर पिछले मतलब 15-20 साल में देखें, और मे बी फ्रॉम 2008 ऑल्सो, व्हेन द इस फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन, फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 7 ऐसे इवेंट्स हुए हैं, 7 फेजेस ऐसे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे स्मॉल कैप काफ़ी गिरा है। ऑलमोस्ट इफ अगर ब्रेड्थ देखे जाए तो ऑलमोस्ट मोर देन 67% स्टॉक्स हैव फॉलन मोर देन 20%। एंड वहाँ से फिर काफ़ी अच्छा ऊपर आई मीन अप मूव आती है। सो दिस इज़ अनदर फेज इन 2005 एंड 2025 एंड 26 इज़ दैट फेज वेयर द breadth, I mean almost more than 67% stocks have fallen more than 20%। एंड अगर मतलब हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, ये 7 इवेंट में से 6 इवेंट्स ऐसे रहे हैं विच वर रिलेटेड टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पहला वाला यूएस टैंट्रम, टेपर टैंट्रम हुआ, अभी का यूएस टैरिफ का टैंट्रम हुआ। सिर्फ एक ही इवेंट उसमें ये था 2022 का, जो विच वाज रिलेटेड ओनली टू इंडिया, विच वाज आईएलएफएस क्राइसिस। जबकि ये उस समय पे हमने देखा था कि बहुत सारे स्मॉल कैप्स हैड करेक्टेड। सो अगर मतलब इतना अगर कोहेसिव एनवायरनमेंट है, आवर डिपेंडेंस, आवर स्टॉक मार्केट्स डिपेंडेंट इज सो मच related to what is happening in the global environment. So I think as a buffer, as a kind of risk cover this thing, if we are invested more into India related businesses, that will be another good strategy to look at for a small cap fund. ये स्मॉल कैप को लेकर काफ़ी आप पॉजिटिव हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट मेरा सवाल उससे पहले ये भी था कि मार्केट में उतार चढ़ाव में सिर्फ स्मॉल कैप की बात नहीं है। जब मार्केट गिरा है तो सभी कुछ गिरा है और इन्वेस्टर्स का थोड़ा नुकसान भी हुआ है या पैसा बना नहीं है, निराशा है। तो उसको देखते हुए जो मैंने आपको कहा था कि चाहे हम यूएस का एग्जांपल लें या फिर आईटी सेक्टर पर प्रेशर देख रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को शायद ये निराशा का सामना तो और करना पड़ेगा, या फिर अब ये समय आ गया है कि चाहे 5-10% और गिरावट आ भी जाए, बट इन्वेस्टर्स को अब यहाँ पर
थोड़ा सा मतलब डरना नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए? ओवरऑल अगर बात करें तो कैसा लगता है? इक्विटी तो वैसे भी लॉन्ग टर्म है। जब भी आपको ज़रूरत हो या कोई भी गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो गोल पास है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको विड्रॉ करना ज़रूरी पड़े तो करना चाहिए। अगर वो ज़रूरत नहीं है तो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज़ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये हम हमेशा बोलते ही है। दूसरी चीज़ है कि अभी आप अगर टेक टेक सेक्टर का भी देखेंगे तो वहाँ पे तो सबकी धुलाई हुई है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप नहीं गिरे हैं, सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप ही गिरे हैं। अभी लार्ज कैप मतलब मेगा कैप्स भी ऐसे रोज़-रोज़ इतने गिर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि ये शायद ये भी मिड कैप और स्मॉल कैप ना हो जाए। अ, मैं ऐसे सोचती हूँ, टेक्नोलॉजी बिज़नेस एक तो डिसरप्शन प्रोन बिज़नेस है। इसमें काफ़ी सारे डिसरप्शंस होते हैं और इसमें सुपर नॉर्मल ग्रोथ के फेजेस भी है। सो डिसरप्शन होगा तभी वो सुपर नॉर्मल फेज ग्रोथ का फेज आती है। तो ये सिस्टमिक रिस्क है, कोई भी टेक बिजनेस के लिए सिस्टमिक रिस्क है। शायद हम लोग ये छोटे समय के लिए देख रहे हैं और बहुत सारी बदलाव यहाँ पे अभी हो रहे हैं, इसलिए हमको उसका इम्पैक्ट या तो एक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है, कितने सारे चेंजेस हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज दिस वाई टू के टाइप ऑफ एंड फेज वेयर किसी को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, मतलब एक तो फ्लो ही था कि जो नीचे ही जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं ऐसे। पर टेक सेक्टर के लिए मुझे ऐसे लगता है ब्रॉडली कि अभी यहाँ से अगर 7-8% और भी गिरे तो आई थिंक दैट वुड बी अ रीजनेबल लेवल्स टू वेयर द इंटरेस्ट विल स्टार्ट कमिंग। सो इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए, ये तो उतार चढ़ाव होते ही पार्ट रहेंगे। ऑफ इन्वेस्टमेंट। But portfolio managers also are taking, kind of active actions against it. Lot many would have, reduced the exposure to the IT sector because there is an uncertainty, not because it is IT sector. अगर ये कोई और भी सेक्टर होता था तो ऐसे ही होता था, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर हमने देखा है फाइनेंशियल क्राइसिस में कैसे वो काफ़ी गिरा था। वैसे आई थिंक दिस इज़ द फेज वेयर द टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, आई मीन थोड़ा सा दूर भी रिलेटेड होगा तो भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स आर फंड मैनेजर्स आर सेलिंग दोज स्टॉक्स एंड दैट्स द काइंड ऑफ अ हार्श रिएक्शन। वैसे मीन रिवर्जन स्मूथ यहाँ पे इक्विटी मार्केट्स में कुछ होता नहीं है, या तो पेंडुलम इस तरफ होता है या तो उस तरफ होता है। तो आई थिंक वी आर दैट पेंडुलम इज स्विंगिंग ऑन द लोअर साइड नाउ एंड समवेयर इट विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एंड विल स्टार्ट लुकिंग बेटर। ये तो आप ही कह रही कि काफी तो जो होना था हो गया, अभी थोड़ा बहुत और मोस्ट होगा, ऑफ बट इट अब इज, वहाँ हाँ। से आपको इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हम्म, और सेक्टर की बात ना सोचकर हम बात करें पूरे मार्केट की, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए सेक्टर्स के बारे में, वो काम फंड मैनेजर का है। आपके फंड में थोड़ा सेक्टर लोकेशन कम ज़्यादा करना उनका काम है, वो कर लेंगे। हम्म, बट इक्विटी मार्केट में ओवरऑल यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में हैं तो आप बने रहे तो बेटर है, Correct. ऐसा आप कह रही हैं। मेरा दूसरी बात ये थी कि जब भी बात होती है स्मॉल कैप को लेकर, आपने भी कहा कि स्मॉल कैप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप कल के मिड कैप बनेंगे, लार्ज कैप बनेंगे। पर एक बात यह है कि हर किराना स्टोर एक लिस्टेड क्या बोलते हैं सुपर मार्केट नहीं बनता है, हालांकि बहुत सारे सुपर मार्केट लिस्टेड हैं पर हर एक नहीं बनता है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप लार्ज कैप बनेंगे तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट। तो अगर मैं अब सीधे आ जाऊं फंड के ऊपर, क्योंकि आपका ये एनएफ आ रहा है और पहले से बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स मार्केट में हैं, और हमने देखा भी है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में पोटेंशियल है लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने का। तो आपके फंड में क्या अलग रहने वाला है, क्या आपका स्टाइल होगा इसको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का? सो जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है। सो और फिर हमारी चेंज एंड एज इज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। I can tell you again and again, I mean, I will rely on this same philosophy and we can talk about how we can, customize it for a different product or different strategy. So, कोई भी बिजनेस अगर हम देखते हैं तो पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है कि मैनेजमेंट कौन। सो मैनेजमेंट अगर क्वालिटी उनकी अच्छी है, दे आर फोकस्ड ऑन देयर बिजनेस, दे आर discipline about their capital allocation, I think that is what is required in any business, be it a small cap, be it a mid cap or be it a large cap. अगर वैसे नहीं हो तो लार्ज कैप भी शायद अच्छे से मैनेज नहीं हो। सो वी हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स कि वहाँ पे लार्ज कैप होने के बावजूद भी कंपनी ठीक ठाक नहीं करती है।
So most important is the management. That's what we have a important factor attached to our philosophy of change. CHANG, capable management, historical performance, attractive valuation, navigating the business across multiple cycles, and then the governance. So management and governance, most important factors. गवर्नेंस छोटी कंपनीज में भी ये क्वालिटी गवर्नेंस दिखाई देती है. ऐसे नहीं है कि छोटा होता है तो थोड़ी आदत होती है मैनेजमेंट को काइंड ऑफ डू कट द कॉर्नर्स एंड डू द बिजनेस, बट दैट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टेड. क्वालिटेटिव जो भी फैक्टर्स है वो हमेशा हम लोग क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करते हैं. सो वो हो गया, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस हो गया. इफ दोन द पैरामीटर्स काइंड ऑफ इवॉल्व अराउंड हाउ द कंपनी हैज़ बीन मैनेज. तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जब हम बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसे बिजनेस किया है, उसकी रिटर्न रेशियोज कैसे हैं, उसका डेट इक्विटी कैसा है, उनकी जो ग्रोथ हुई है वो मतलब बोरो करके कैपिटल हुई है, उसमें इनका प्रॉफिटेबिलिटी इज़ काइंड ऑफ इनफ टू सर्विस द इंटरेस्ट कॉस्ट और नॉट, और देयर इंटरनल जो जनरेशन कैश फ्लो का जनरेशन है दैट यू हैव यूज टू ग्रो द बिजनेस इन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फिर होता है नेविगेटिंग बिजनेसेस. आई मीन ये 5 साल में प्री कोविड और पोस्ट कोविड दिस इज टू डिफरेंट एराज आई कैन से. सो अगर पोस्ट कोविड की भी बात करें या कोविड के मतलब अगर 5 साल की हिस्ट्री भी है, तभी भी 5-6 साल की अगर हिस्ट्री है कंपनी की, तभी भी हमको समझ में आएगा कि कोविड के टाइम्स में या पोस्ट कोविड के टाइम पे 1-2 साल कोविड के बाद कैसे ये बिजनेस ने डेवलप हुआ है या वेदर इट हैज़ बीन एबल टू ग्रो और नॉट ग्रो. दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ अ फिल्ट्रेशन फैक्टर. सो जैसे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे 5,500 कंपनीज आर ऑलमोस्ट लिस्टेड, सो मेनी मोर आर गेटिंग लिस्टेड. सो 5,500 में से अगर टॉप 150 एंड 100 मतलब 250 अगर स्टॉक्स निकाल दे जो लार्ज एंड मिड कैप है, तो बाकी सारे जो हैं 5,200 कंपनीज आर स्मॉल कैप. सो अगर आप बॉटम 1/3 भी अगर इग्नोर करो एज अ मार्केट कैप, बिकॉज दे आर रियली वेरी स्मॉल एंड दे विल टेक रियली लॉन्ग टाइम टू इवन कम टू द मिड पॉइंट ऑफ अ स्मॉल कैप. सो इवन इफ यू फोकस ऑन द मिड रेंज ऑफ द स्मॉल कैप, टॉप का भी अगर आप थोड़ा सा टूवर्ड्स दे आर ट्रेंडिंग टूवर्ड्स मिड कैप, शायद उनके वैल्यूएशंस अपने रिजनेबल रहे होंगे, बट इवन इफ यू फोकस ऑन दैट top, I mean middle 30-35%, there are almost 2,000 plus companies which are available. हम लोग एक स्टडी कर रहे थे कि ये जो कंपनीज हैं इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितनी है. तो हमने देखा कि अबव 50% शेयर होल्डिंग इज ओनली 573 कंपनीज. इफ यू ब्रिंग इट डाउन टू 45% एंड मोर शेयर होल्डिंग, इट बिकम जस्ट 583 कंपनीज. तो ऐसे नहीं है कि हमको 5,000 कंपनीज देखनी है. तो हमको विद दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस वी आर फोकसिंग, वी आर नैरोइंग द यूनिवर्स, एंड एज आई सेड दैट रिजेक्शन रेशियो इज ऑलमोस्ट मोर देन 90%. सो ऐसे नहीं है कि इसके लिए कुछ और थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है. आई थिंक देन यू आर एबल टू डू अवॉइड मेनी मिस्टेक्स, and that is what is required for any small cap fund strategy. यहाँ पे गलतियाँ कम करो. मे बी यू डोंट चेस द अल्फा, बट एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग जो इन्वेस्टर को बोलते हैं यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड एटलीस्ट मिनिमम 3 years इन दिस. आई मीन आई वुड प्रिफर एन इन्वेस्टर टू मिनिमम 5 years. सो हमको जब भी इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, इवन वी नीड टू गिव दैट कंपनी टू गिव द रियल काइंड ऑफ रिटर्न्स at least 2 to 3 years का investment horizon. So that's the additional work what we have to do, but broadly the parameters should help us to do a good work. अच्छा, क्योंकि लार्ज कैप में तो मतलब टॉप 100 कंपनीज बाय द मार्केट कैप, और उनमें रिसर्च भी काफी होती है, अवेलेबल होती है, और वो नॉन स्टॉक्स होते हैं. जो स्मॉल कैप की बात अभी आप कर रही थी, तो हालांकि आपने बताया कि ऐसा नहीं कि वो 5,500 कंपनीज हैं उनमें से 250 निकाल के बाकी सब में इन्वेस्ट करेंगे. तो एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपने बात की, दूसरा शायद फाइनेंशियल्स कंपनीज के स्टॉक होने चाहिए, और कौन कौन सी बातें हैं? एंड मतलब फ्यूचर ग्रोथ कैसे है, अर्निंग्स एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, हाउ द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो. सो स्मॉल कैप कंपनीज में अगर और एक एडिशनल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है
कि अगर हमने देखे पिच मतलब अगर 10 साल में देखे तो स्मॉल कैप कंपनी का यूनिवर्स का डेट एंड इक्विटी है proportion has improved. Now it is on an average 0.06, which has Okay. come down from more than 1 to less than point, I mean closer to 0.06. What does it reflect? या तो कंपनीज ने ग्रो करने के लिए लिवरेज कम लिया हो या लिवरेज भी लिया हो तो आई मीन कोई भी बिजनेस डिस्टर्ब मतलब व्हाट इज द मेजर वरी फॉर एनी बिजनेस इज द लिवरेज. आप लोन लेते हो बिजनेस ग्रो करने के लिए और ग्रो होता नहीं है बिजनेस एंड देन देर इज अ इंटरेस्ट कॉस्ट विच यू आर नॉट एबल टू सर्विस. सो ये जो अगर इसी पॉइंट पे फोकस करें तो स्मॉल कैप कंपनीज की स्ट्रेंथ हैज़ इम्प्रूव. दैट मीन्स द क्वालिटी ऑफ स्मॉल कैप is also improved. So that means that makes our job little easier. Leverage किस के लिए लेते हो? I mean two ways to look at a disruption. Either it will be a financial disruption or the business disruption. Business disruption उस वजह से होता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ती है. तो कंपटीशन बढ़ती है करके कोई कंपनी फिर वो कंपटीशन को मतलब फाइट करने के लिए दे बोरो मोर बिकॉज दे वांट टू either produce more, I mean have a larger variety of products, or they have to go deep down and increase the network. For both the things you need more money to do that, and then you borrow because the business is not giving you that kind of a cash flow. So you borrow and then that becomes a burden. So I think leverage is a very important factor to look at, and that is what it is reflecting, that the strength of companies have improved, so they don't have to borrow much, but the economy itself is growing and there is kind of conducive environment for the smaller companies also to grow. अच्छा, तो आपके स्मॉल कैप फंड यानी द वेल्थ कंपनी स्मॉल कैप फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होंगे लगभग? फोकस्ड अप्रोच रहेगी यहाँ पर या वेल डाइवर्सिफाइड? So it will be optimally diversified approach only, because again I mean we have more than 50 stocks? There could be around 50 stocks. I will give you kind of a calculation of that also. In a sense, when for a small cap category, you have to invest at least minimum 65% into small cap. So balance 35% you can invest into large, mid, and cash. So even if you have a 2-3% on an average, or maybe 5% cash, so you can invest 30% into mid and large cap. So if we say that even if we kind of invest 3% into a mid cap or a large cap, it could be just maybe 10-11 stocks. Okay. And then the balance 65%, because you are kind of investing into small cap, you may want to have a bigger pie, and that balance, if we, I mean as a philosophy, we will invest minimum 2% in a company. So that 65% also, if you divide by, it will be around 30-32 stocks. So 30-35 stocks here, maybe 10-11 stocks there. We can still manage in 50 number of stocks. But just to have, because we are investing into a small cap, there are multiple type of risk, additional risk. What we have to address is that one is the management risk, another is business risk, then the valuation risk, and then liquidity risk. Liquidity risk for us, because if we invest and if we are not able to sell, then वो गले में अटक जाएगा, उसके लिए liquidity risk. So we can have a protective shield of a larger investable universe, maybe 15-20% more. So we are saying 15-20% more stocks than 50 stocks could still will be less than 70 stocks. I think it will be still in the range of 40-50 number of stocks for a optimally diversified small cap category. Okay. I mean mathematically this is possible. अच्छा, स्मॉल कैप के लिए एनवायरनमेंट कैसे फेवरेबल है ये भी आपने बता दिया, और आप कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे ये भी हो गया, डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा पोर्टफोलियो में, सारी बातें आपने एक्सप्लेन की. बट इन्वेस्टर के मन में एक सवाल आ सकता है कि स्मॉल कैप में पहले से बहुत सारी स्कीम्स हैं और ये नया फंड है, और ये आपके लिए नहीं, जब भी कोई नया फंड आता है तो इन्वेस्टर के मन में सवाल आता है, तो उसको लेके मेरे तो कुछ उस बारे में आंसर्स हैं, मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि कोई मैटर नहीं करता. बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, जो उसे गारंटी नहीं मिलती है, बट फिर भी इन्वेस्टर से जानना ही चाहते हैं. तो आप इसे कैसे एड्रेस करती हैं कि अगर कोई पूछे कि द वेल्थ कंपनी स्मॉल कैप फंड तो नया फंड है, तो इसमें क्यों करना चाहिए, तो क्या खूबियाँ होंगी इस फंड की?
एक तो the way we have evolved our investment strategy is a very disciplined way of investing. ठीक है, It's a we are taking help of मतलब technology की भी help ले रहे technology enabled because filtration process goes through the wealth of the analytical mutual fund की बात कर रहे हैं। analytics enabled kind of tools we are using. So 5,500 say we will filter based on our fundamental factors and then the quantitative factors also. We'll bring it down to 400 number of stocks. So again I say that the rejection ratio is very high, maybe more than 90%. So ये 400 stocks will score on the Z scores depending upon what is the promoter holdings, what is the debt equity, what is the kind of return ratios the company is generating, what is the cash flow conversion, and then we'll concentrate on 250 stock. This will be very different from maybe the large cap or the flexi cap universe because here we are focusing a company which is maybe in a market cap maybe more than 2,000, 3,000 crores and maybe lower than maybe 20,000 crores kind of a bucket. So this will be a very different set than what we do it in a flexi cap. And based on then we wear an analyst hat. We meet each and every company management. Yeah. मतलब management meeting is a must. Visiting their plant, if there is a plant, if there are offices, is a must. Channel checks is a must. With those kind of disciplined way of filtering and analyzing a company, I think that is another different shaded out. Another second differentiation is that we are still talking about optimally diversified. We don't want to have a long tail of stocks in a portfolio बिकॉज क्या होता है टेल तो वैक करती रहती है और वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर टू ट्रैक 100+ कंपनीज फिर ध्यान कहीं से हट जाता है फिर यहाँ पे दीज आर द कंपनीज वेयर द बिजनेस रिस्क और द मैनेजमेंट इज हायर so kind of accidents will also be high so you have to पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बहुत ज्यादा होगा वहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाता है इस तरह का हाँ क्योंकि अगर आप सोचोगे तो टॉप 10 कंपनीज में अगर 35-40% अगर वेट है तो बैलेंस जो है अगर आपके पास 100 स्टॉक्स है सो देयर विल बी सम स्टॉक्स विच आर मार्जिनली होल्डिंग्स 0.5%, 1/4%. But why do you even invest into that? Either you are not not understanding enough about the business or you are just following the trend. So वो करने की ज़रूरत शायद ना पड़े. Third thing is that the kind of an executive committee, executive team what we have very veteran and seasoned and experienced people. We have seen multiple cycles. Even analysts are coming from good reputed AMCs. Now we are in the business for almost 6-7 months and we are establishing ourselves and our strength. We are getting to know our strength. I think these are the 3 factors what we feel are very differentiated factors for anybody to have a look at a young AMC like us. तो फंड नया है लेकिन टीम एक्सपीरियंस्ड है करेक्ट और साथ में अगर हम द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की बात करें ग्रुप की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस जो है फंड मैनेजमेंट का स्पेशली स्मॉल कैप का वो काफ़ी अच्छा है करेक्ट तो ये सब बातें कुछ हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं As you are aware, as a group, we are we are into category 2 AIF, जहाँ पे हम लोग 10,000 crores plus manage कर रहे हैं, and that kind of a DNA flows into different verticals. थैंक यू वेरी मच आपने बहुत सी बातें बताई मुझे उम्मीद है कि जो बात आपने कही मार्केट के बारे में और एक्सप्लेन किया क्यों आगे ज़्यादा दिक्कतें नहीं लग रही हैं यहाँ से सुधार हो सकता है तो जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा घबराए हुए हैं और ये हमेशा देखते हैं हम लोग कि जब मार्केट में तेज़ी होती है तो उस वक्त इन्वेस्टर भी एडवाइज़र होता है लेकिन जब गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं निकल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि जब पिछली बार याद आता है तो बोलते हैं पिछली बार गलती की थी अगली बार नहीं करूँगा और फिर कर लेते हैं तो शायद ये बातें आप जैसे एक्सपीरियंस्ड और वाइज फंड मैनेजर बताते हैं तो डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट तो शायद इससे कुछ फायदा होगा बिल्कुल इन्वेस्टर्स को बट बिल्कुल स्मॉल कैप के बारे में बातें आपने बताई है मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए अगर लमसम ना सही तो स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए SIP ऐड करनी चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये फायदेमंद साबित इफ यू बिलीव इन इंडिया आई थिंक यू शुड हैव अ स्मॉल कैप इन योर कैटेगरी क्योंकि यहाँ पे आपका ही जो कैपिटल है वो ये कंपनीज को बढ़ने में बहुत इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर्स बोलते हैं इंडिया की जीडीपी पे भरोसा है कि बिल्कुल ग्रो करेगी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी
जीडीपी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंपनीज ग्रो करेंगी, तो इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा उस पर तो आपका फायदा होगा। करेक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही आपने कहा। सो द वेल्थ कंपनी स्मॉल कैप फंड का एनएफओ 5 मार्च से लेकर 18 मार्च 2026 तक ओपन रहेगा और ओपन एंडेड स्कीम है, तो एनएफओ क्लोज होने के बाद भी उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूस सेल परचेज के लिए स्कीम ओपन हो जाएगी। तो आप एनएफओ के दौरान और उसके बाद भी इसमें इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, अगर उसका उत्तर मेरे पास नहीं होगा तो मैं अपर्णा जी से फिर से पूछकर आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।